चैप्टर का नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपके आगे चल के 12th क्लास की इकोनॉमिक्स में आना है। पूरा का पूरा एक फेवरेट टॉपिक है जहाँ पे 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 8 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं आता है। 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जिसका वेटेज रहता है खतरनाक तरीके का। 70 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें 8 नंबर मायने रखते हैं और उसका बेस अभी आप लोग पढ़ते हो। समझे बात को? तो अभी मैंने आपको क्या बोला, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, आप जब भी कोई चीज पढ़ने जाते हो और 10th क्लास में अगर आप कोई चीज पढ़ने जाते हो तो आप 10th क्लास के साथ साथ वर्ल्ड के साथ साथ क्या देखते हो, इंडिया का। जैसे आपने नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा तो आपने नेशनलिज्म इन इंडिया भी पढ़ा। जैसे आपने फेडरलिज्म पढ़ा तो अमेरिका के बारे में पढ़ा तो आपने इंडिया के बारे में भी पढ़ा। प्रेसिडेंशियल सिस्टम समझा तो आपने पार्लियामेंट्री सिस्टम भी समझा। जैसे आपने ज्योग्राफी की बात करी तो आपने चलो 9th क्लास में आपने वर्ल्ड क्लाइमेट देखा था और इंडियन क्लाइमेट देखा था। तो इस बार आपने क्या देखा, आपने देखा इंडियन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एग्रीकल्चर किस तरीके का है और यहाँ पर मिनरल किस तरीके से है। तो हर चीज जो है एक दूसरे से क्या होगी, कनेक्टेड होगी। भाई 10th क्लास के बाद 11th में जाओगे, 11th के बाद 12th में जाओगे तो क्या होगा, आपको कनेक्टिविटी मिलेगी। चैप्टर का नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इसमें 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है या 3 टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है कि भैया ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। दूसरा भैया WTO के बारे में पढ़ना है, MNC के बारे में पढ़ना है, SHG के बारे में पढ़ना है और लास्ट में आपको पढ़ना है, अच्छा यहाँ कर देता हूँ मैं फेयर ग्लोबलाइजेशन। यहाँ क्या कर देता हूँ, फेयर ग्लोबलाइजेशन। और लास्ट वाले में लिख देते हैं अपन L और P। G जो है अपन लोग पहले ही पढ़ेंगे, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। और पक्का इनमें से एक ना एक चीज आनी ही है, पक्का इनमें से एक ना एक चीज आनी ही है पेपर में। कई बार आपने क्वेश्चन सुना होगा कि कंट्री का डेवलपमेंट किस तरीके से ट्रेड पे डिपेंड करता है। यह क्वेश्चन आएगा बोर्ड में कि किसी भी नेशन डेवलपमेंट में MNC का क्या रोल होगा, किसी भी एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में MNC का क्या रोल होगा, WTO जो है वो किस तरीके से पुअर कंट्रीज की हेल्प करता है। एक क्वेश्चन बोर्ड में पक्का मिलेगा। यह क्वेश्चन 3 मार्क्स में अगर पूछ लें या 2 मार्क्स में डेफिनेशन डाल लें तो पूछेंगे ही पूछेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, लिबरलाइजेशन क्या होता है और प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। समझे आपको? और आज के समय पर यहां से ग्लोबलाइजेशन की कहानी शुरू हो जाती है। आज के समय पर कोई भी कंट्री, दुनिया का कोई भी देश बिना किसी दूसरे देश के मदद के रह ही नहीं सकता। उसको ट्रेडिंग करनी ही पड़ेगी दूसरे देशों के साथ में। अगर वो ट्रेडिंग नहीं करता है तो उसके पास में ऐसा नहीं है कि 100% रिसोर्सेज मिल जाएंगे। उसके पास में रिसोर्सेज ऐसा नहीं है कि अभी सब कुछ हो। चाइना बोलता है कि हमारे पास सब कुछ है और है उसके पास में, लेकिन उसके पास पॉपुलेशन इतनी है कि उसको भी कई बार चीजों को इंपोर्ट कराना पड़ जाता है। अपन लोग भी कई बार चीजों को इंपोर्ट कराते हैं जो क्रॉप प्रोडक्ट्स हैं। सोचने वाली बात है। जैसे सोयाबीन अपन एक्सपोर्ट करते हैं, कभी कभी अपन को जरूरत भी पड़ती है, क्योंकि अपने यहाँ पर अगर जो सोयाबीन प्रोड्यूस होती है वो अच्छी क्वालिटी की होती है और उसको अपन बाहर बेचते तो उतना प्लस रेवेन्यू जल्दी अच्छा जनरेट होता है। ये सारी कहानी क्या हो रही है? मैंने आपको क्या बोला, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। मैंने आपको क्या बोला, ट्रेड। क्या बोला, ट्रेड। तो भाई एक चीज ध्यान रखना, जब कोई एक कंट्री 2560 बार बता चुका हूं, जब कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री या दूसरे कंट्रीज के साथ में, वो भले हो सकता है एक ही कंट्री हो, जैसे इंडिया से श्रीलंका के साथ करे, या हो सकता है इंडिया श्रीलंका, चाइना, नेपाल सबके साथ करे, अमेरिका। तो जब कोई देश दूसरे देश के साथ में रिलेशन मेंटेन करे, जब कोई देश दूसरे देश के साथ में रिलेशन मेंटेन करे और उसका बेस ट्रेडिंग हो, तो उसको अपन इकोनॉमिक्स में ग्लोबलाइजेशन में पढ़ते हैं। तो क्या भैया, अगर इंडिया ने वहां जाकर सिर्फ बातें करी, इंडिया की कोई मिनिस्टर ने अमेरिका में जाकर सिर्फ ऐसी मतलब फॉरेन रिलेशन को ग्रो करने के लिए बातें करी, तो क्या ये ग्लोबलाइजेशन का एग्जांपल नहीं होगा? ये भी ग्लोबलाइजेशन का एग्जांपल है।
यहाँ से आप गए और वहां पर जाकर आपने अपने एजुकेशन ली, ये भी ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल है। मेरा लंदन वाला दोस्त ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल है। नंबर जुटे हैं भाई, दिखाऊंगा। अब देखो, तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, इधर समझना। ग्लोबलाइजेशन क्या है, आप किसी दूसरे देश के साथ में रिलेशन मेंटेन करो। लेकिन जब इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो अपन क्या रिलेशन पढ़ेंगे, ट्रेडिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ट्रेडिंग पढ़ेंगे। और ये लिखना है आपको ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन के बाद में कि दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जिसके पास में सब कुछ रिसोर्सेज हो, इसलिए ग्लोबलाइजेशन मस्ट बी नीडेड। उनकी जरूरत है ही है, बिल्कुल जरूरत है। तो क्या इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद से ग्लोबलाइज था? नहीं था, और था तो बहुत स्मॉल स्केल में था। अपन लोग बहुत डरे हुए थे, अपन लोग बहुत मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि अपन लोग इनसिक्योर थे कि नहीं, अरे अपन इनसिक्योर थे। अपन ने दूसरे देशों के साथ रिलेशन इतने ज्यादा मेंटेन नहीं रखे, फिर भी चाइना ने अपने ऊपर अटैक कर दिया ना, समझे आपको। और अगर अपन ट्रेडिंग रखते, अपन किसी से रिलेशन रखते तो अपन तो कमजोर थे। हो सकता है कमजोर क्या हो जाए, वापस से दबाव बना दिया जाए, जैसे वो हिटलर वाले चैप्टर में पढ़ा था आपने। जर्मनी का पैसे नहीं थे तो उसका रूर वाला एरिया भी ले लिया। तो अपन कमजोर होते तो अपना भी कोई ना कोई एरिया ले ही लेते, समझे आपको। तो जब अपन इंडिपेंडेंट हुए तो अपन ग्लोबलाइज थे? नहीं थे। जितना अभी ग्लोबलाइज हैं, क्या उतना ग्लोबलाइज थे? नहीं थे। तो अपन ग्लोबलाइजेशन की तरफ कब बढ़े, ये कहानी ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर में है। और ग्लोबलाइजेशन जब हो रहा है ना, तो उसको ध्यान कैसे रखा जाएगा, उसके लिए ये बीच वाली लाइन है। उसके अंदर क्या क्या चीज होती है, ये बीच वाली लाइन है। इंटरनेशनल ट्रेड भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब इंटरनेशनल ट्रेड ही होता है। ग्लोबलाइजेशन क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये तो हुआ ग्लोबलाइजेशन। लेकिन जब अपन इंडिपेंडेंस से कहानी समझना, जब अपन इंडिपेंडेंट हुए और अपन लोगों ने किसी दूसरे देशों के साथ में इतना रिलेशन रखा नहीं, इतनी बातें करी नहीं, इतना सामान प्रोडक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया नहीं, अपन ने उनकी टेक्नोलॉजी को नहीं लिया, अपन ने अपने यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स को नहीं दिया, तो क्या हो गया, अपनी इकोनॉमी सिकुड़ सी गई। एक्सपांड करने की जगह कॉन्ट्रैक्ट कर दी। अपन सोच रहे थे कि अपन आत्मनिर्भर बन जाए। सुनना बात को, अपन आज भी आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट को लेके बैठे हुए हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा, समझे आपको। तो अपन आजादी के बाद में आप आत्मनिर्भर क्यों नहीं बन पाए, क्योंकि अगर अपन आजादी के बाद आत्मनिर्भरता की ट्राई करते, अपन ने करा भी ट्राई, और क्यों नहीं हो पाए आत्मनिर्भर, क्योंकि अपन कमजोर थे ना। अब कुछ आता ही नहीं है, सॉइल इतनी खराब है, अंग्रेजों ने इतना प्रोडक्शन कराया और कैश प्रोडक्शन कराया, मतलब कमर्शियल प्रोडक्शन कराया, जिसकी वजह से फर्टिलिटी खतरनाक तरीके से खराब हो गई सॉइल की। उस मेंटेनेंस, उस सॉइल का कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ। उन्होंने कोई भी हेल्थ सेक्टर में काम नहीं किया। इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ उन्होंने नाम में रेलवे दे दिया अपने को। उन्होंने कोई पक्की सड़कें इतनी नहीं बनाई, बड़े बड़े शहर थे वहां उन्होंने सड़कें बनवाई। तो मरी हुई हालत में देश को छोड़ा है, और मरी हुई हालत में उठना बहुत चैलेंजिंग होता है। सेम हालत पाकिस्तान की थी। और अपन ने देखो जो होता है बढ़िया, उस समय के जो नेता थे उन लोगों ने भी कुछ ना कुछ सही सोचा होगा, उस समय के नेताओं ने भी सही सोचा होगा। क्योंकि जब अपन मरी हुई हालत में, मतलब मैं बोलूँगा मरी हुई हालत नहीं, अपन बहुत डिक्लाइन लेवल पे थे, और पाकिस्तान भी डिक्लाइन लेवल पे था। तो पाकिस्तान डिक्लाइन लेवल पे था, उसी कंडीशन में पाकिस्तान ने मदद मांगी, तो पाकिस्तान उस मदद का क्या हो गया, एहसानमंद हो गया। अब उसको क्या करना है, वो एहसान को पूरा करना है जीवन भर। अभी इसलिए अमेरिका से दबा लेता है पाकिस्तान। कोई भी इंसिडेंट होता तो अमेरिका के पास भग जाएगा या अरब कंट्रीज के पास भग जाएगा। इंडिया का कोई लोड नहीं है, इंडिया का कोई लोड नहीं है, क्योंकि इंडिया ने उस समय पर जब जरूरत थी तब इंडिया नहीं गया भग के। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट जब लग रहा था कि अकाल ही पड़ जाएगा, तब तो देना ही है उनको। तो कोई बात नहीं, 50 साल बाद आज देख लो। पहले वो गेहूं मांगे थे, अब पहले अपन गेहूं मांगे थे 1960 में। अभी पिछले साल पिछले साल अक्टूबर नवंबर में उन्होंने अपन से गेहूं मांगा और इंडिया ने मना कर दिया, हम नहीं दे रहे गेहूं। क्यों? रशिया यूक्रेन में सप्लाई चेन रुकी हुई है। यूक्रेन में सबसे ज्यादा गेहूं का प्रोडक्शन होता है, रशिया यूक्रेन में पूरी दुनिया का 40% गेहूं का प्रोडक्शन होता है। तो सप्लाई चेन रुक गई, लड़ाई हो रही ना। इंडिया ने हम नहीं देंगे। हमें वो दिन याद है जब तुमने हमें जानवरों को खिलाने वाले गेहूं दिए थे, सुअरों को खिलाने वाले गेहूं दिए थे, और जानवर भी नहीं खा पाए ऐसे गेहूं तुमने हमें दिए थे, तो हम भी तुम्हें नहीं देंगे। पहले हम देश की पूर्ति करेंगे। इसलिए मोदी जी कहीं ना कहीं एक अगर देखे बड़े लेथल है अपने पॉइंट को लेके, क्लियर है, बड़े क्लियर है। डोकलाम वाला भी केस हुआ था, बिल्कुल क्लियर है। डायरेक्ट फोन करके बोल दिया था कि अगर पीछे हट रहे हैं तो ठीक है,
नहीं तो हमें तो बीजिंग और शंघाई दिख रहा है, यहाँ से और कुछ नहीं दिख रहा है, और फोन काट दिया बात कर। तो क्या होता है, यू हैव टू बी पावरफुल, और उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। ये ग्लोबलाइजेशन की कहानी है। तो इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ ना, तो इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन को फॉलो नहीं किया, धीरे धीरे फॉलो किया, जब जब जरूरत पड़ी तब तक फॉलो किया, बेकार में फॉलो नहीं किया। लेकिन क्या हुआ, उसकी वजह से एक चीज सीखने को मिली। वो चीज ये थी कि अपन लोग कमजोर हो गए थे, और कमजोर हो गए थे तो अपने को ताकतवर बनना था, और ताकतवर बनने के लिए फिर अपन को सपोर्ट चाहिए ही था। लेकिन अपन ने अच्छा काम किया कि अपन ने शुरुआत में सपोर्ट ही लिया। शुरुआत में अपन लोग थोड़ा सा अपना माइंड सेट किए, गवर्नमेंट समझ गई कि अब तो करना ही पड़ेगा, और वो जो समय आया उस समय को बोलते हैं 1990 का समय। इसको मैं जीरो इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि 1990 के आसपास इंडिया की कंडीशन इतनी बुरी हो गई थी कि मतलब बस आप ये एज्यूम कर लो कि आपके पास में घर है और उस घर में 500 लोग हैं, और उन 500 लोगों के पास में पहनने के लिए जो एक्स्ट्रा कपड़े होने चाहिए वो नहीं है, खाने के लिए जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो खत्म हो चुका है। उन 500 लोगों में से सिर्फ पहले 100 लोग नौकरी कर रहे थे, अब सिर्फ 50 लोग नौकरी कर रहे हैं, और 500 लोगों के लिए महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, और वो 500 लोग कर्जे में हैं। क्या उनका जीना संभव है? नहीं। तो उन 500 लोगों को अब जरूरत थी, और ऐसे समय पर वर्ल्ड बैंक आएगा, बिल्कुल आएगा मदद करने। तो अपन लोगों ने 1991 में अमेरिका की हेल्प नहीं ली, अपन ने वर्ल्ड बैंक की हेल्प ली। किसकी हेल्प ली? वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक की जब अपन हेल्प लेने गए ना उनके दरवाजे पे, तो उन्होंने बोला हम देंगे, लोग हम बिल्कुल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका वर्ल्ड बैंक को कहीं ना कहीं डोमिनेट करता है, क्योंकि वर्ल्ड, मैंने पहले बताया, वर्ल्ड बैंक का 35% जो पैसा है वो अमेरिका का है। मतलब अमेरिका दूसरे देशों की मदद करने के लिए वर्ल्ड बैंक को लोन देता है, तो वर्ल्ड बैंक कहीं ना कहीं किसकी सुनेगा? अमेरिका की सुनेगा। समझे बात को? तो वर्ल्ड बैंक के पास में जब गए भारत के लोग, इसलिए लोग बोलते हैं कि अमेरिका की बात पहले मान लेनी थी। अरे हमने बाद में भी अमेरिका की बात नहीं मानी, वो इनडायरेक्टली कहना तो वही चाह रहे थे। अमेरिका को मालूम था इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन वो मार्केट खुलने का इंतजार कौन कर रहा था? अमेरिका कर रही थी। और अमेरिका के लोगों के पास नहीं गए, अपन वर्ल्ड बैंक के पास गए। लेकिन वर्ल्ड बैंक तो मैंने बोला ना आपको, घुमा फिरा के वही वाली बात आएगी। क्या बोलेगा कि 1991 में जब अपन जाते हैं वर्ल्ड बैंक के पास में, तो वर्ल्ड बैंक बोलता है कि आपको देश के अंदर एक पॉलिसी को लागू करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसी को बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, जिसके तहत 3 चीजें उन्होंने बोला कि आपको देश में करनी पड़ेगी। पहली चीज तो आपको ये करनी है, जो बोला अमेरिका ने, ये वर्ल्ड बैंक ने बोला, सॉरी, कि आपको देश के अंदर लिबरलाइजेशन को लेकर आना है। किसको लेकर आना है? लिबरलाइजेशन को लेकर आना है। अब लिबरलाइजेशन लेकर आएंगे तो इसका मतलब होता है, क्या था कि लिबरलाइजेशन, आप ये वर्ड बड़े हो 9th क्लास से, लिबरल होना, सॉफ्ट होना। तो जब आप अपने देश के लोगों के लिए लिबरल हो जाओगे, तो आपको इसका मतलब क्या करना है कि जितने भी आपकी पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग मतलब होता है कि जितनी भी आपकी गवर्नमेंट, जितनी भी आपकी इंडस्ट्री है, उन गवर्नमेंट इंडस्ट्री को थोड़ा आप अपने लोगों के लिए लिबरल कर दो, बांट दो, कि थोड़ी इंडस्ट्री तुम ले लो और तुम अपनी इंडस्ट्री भी खोल सको। लिबरलाइजेशन में क्या चीज बोली कि उनको बोलो कि तुम अपनी इंडस्ट्री भी खोलो और तुम हमारी इंडस्ट्री भी ले लो। अब इससे क्या हुआ? लिबरल हुए और लोग अपनी इंडस्ट्री खोल सकें, और ये बोल रही है वर्ल्ड बैंक कि तुम अपनी भी सरकारी कुछ इंडस्ट्री लोगों को दे दो। जब सरकारी चीजें, पब्लिक बोलते हैं पब्लिक अंडरटेकिंग, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसको बोलते हैं PSU, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जब प्राइवेट लोगों के पास जाएगी तो देश के अंदर क्या आएगा? प्राइवेटाइजेशन आएगा। क्या आएगा? प्राइवेटाइजेशन आएगा। और वो लोग क्यों इंडस्ट्री खोलेंगे? क्योंकि सरकार क्या हो गई है? लिबरल हो गई है। क्या हो गई? सरकार लिबरल हो गई। लिबरल क्या? कि टैक्स पॉलिसी को थोड़ा कम कर देना, जिसको अपन टैरिफ बैरियर बोलते हैं, ठीक है ना। और जितनी डिपार्टमेंटल प्रोसेस है उसको भी लिबरल कर दो। बोले इतना बहुत कॉम्प्लेक्सिटी लाओ, आसानी से। आज देखो आपको इंडस्ट्री खोलनी है, कुछ मत करो, ऑनलाइन फॉर्म डालो और आपकी इंडस्ट्री खुल जाएगी। आपके पास अप्रूवल आ जाएगा डिपार्टमेंट से, आपको इंडस्ट्री खुल गई। इंस्पेक्शन टीम आएगी, वो छोटा मोटा तो गड़बड़ करनी रहती है,
इनको भी कुछ ना कुछ खिलाना पिलाना तो पड़ेगा भाई। तो ये क्या हुआ, लिबरलाइजेशन से प्राइवेटाइजेशन आया। अब इन्होंने बोला कि आप जैसे अपने लोगों के लिए लिबरल हुए ना, वैसे ही आप किसके लिए हो जाओ, दूसरे देशों के लिए भी लिबरल हो जाओ। तो जब लिबरल हुए लोगों के लिए तो प्राइवेटाइजेशन आ रहा है, और लिबरल हुए जब दूसरे देशों के लिए तो ग्लोबलाइजेशन। और जब 1991 में एलपीजी आया भारत में, उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 10th और 12th का बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना क्वेश्चन ये पूछते हैं कि ये सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन बनेगा, देखना कि क्यों इंडिया, बोर्ड का क्वेश्चन, क्यों इंडिया पॉपुलेशन में एग्रीकल्चर में आगे लेकिन जीडीपी में सर्विस सेक्टर में। तो सर्विस सेक्टर की ग्रोथ का कारण क्या है, क्या कारण है, एलपीजी 1990 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 व्हिच इंप्लीमेंट्स एलपीजी इन इंडिया। जैसे एलपीजी आया तो लोग अपने व्यवसाय खोलने लगे, लोग अपनी इंडस्ट्री खोलने लगे, लोग अपनी सर्विसेज खोलने लगे, इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। लेकिन सिर्फ यही कारण था, इसके साइमल्टेनियसली जिसको अपन बोलते हैं पैरेलल एक और चीज चली, जिसको अपन बोलते हैं आईटी कम्युनिकेशन एंड टूरिज्म। आएगा, लिख के रख लेना पेपर में, आईटी कम्युनिकेशन और टूरिज्म आएगा। है क्या आईटी कम्युनिकेशन, मतलब ये कि लोग टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करें, लोग स्किल को इम्प्लीमेंट करें, लोग नॉलेज को इम्प्लीमेंट करें, ये आईटी कम्युनिकेशन है। ठीक है, लोग डिजिटलाइज हो जाएं, ये आईटी कम्युनिकेशन है। टूरिज्म क्या है, एक बार आपने बढ़िया एकदम पार्क बनाया और उसको सिर्फ मेंटेन करने का खर्चा 4 महीने करना है आपको, बाकी लोग आएंगे और आपको पैसा देंगे। टूरिज्म में डायरेक्ट पैसा आता है। एजुकेशन में इन्वेस्ट किया, डायरेक्ट एजुकेशन में पैसा आता है। हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट किया, डायरेक्ट आता है। डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड हुई, जिसमें टूरिज्म तो इंडिया में आज भी ग्रो कर रहा है। इंडिया में टूरिज्म अगर 100% जिस दिन होगा ना, जिस दिन इंडिया में 100% टूरिज्म हो गया, मैं कह रहा हूं हर घर में लोग बोलेंगे कि एक कमरा किराए पे देके रखेंगे लोगों को जो घूमना है, क्योंकि अपने इंडिया में हर शहर में टूरिज्म है, हर शहर की कोई ना कोई खासियत है। नीमच में देख लो, मंदसौर में देख लो, घूमने की इतनी जगह है ना कि तुमको 100 जन्म भी कम पड़ जाए हिंदुस्तान में। फिर भी लोग जब शादी करते हैं घूमने बाहर जाते हैं। तो शादी होने के बाद घूमने बाहर क्यों जाना, तो घर में घूम लो। समझ रहे बात को, भाई इंसान के लिए दुनिया वही हो जाती है ना, इसलिए समझे आपको। तो क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, एलपीजी समझ में आ गया, और कब आया 1991 में आया, और क्यों आया ये भी समझ में आ गया। अब इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं कि एलपीजी भैया आया तो इसमें क्या क्या चीजें हुई थी दुनिया के अंदर। यह एलपीजी को रोककर सिर्फ ग्लोबलाइजेशन को ले लो, एलपी को छोड़ के सिर्फ ग्लोबलाइजेशन को ले लो, जी को, कि जब ग्लोबलाइजेशन आया तो दुनिया के अंदर क्या चीज हुई। पहली चीज एमएनसी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन देखने को मिले, मल्टीनेशनल कंपनीज देखने को मिली। ये मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती है, वो कंट्री, वो कंपनी या वो कॉर्पोरेशन जिसने अपना हेडक्वार्टर एक देश से ज्यादा देशों में डाल रखा हो, जिसकी सप्लाई चेन एक देश से बहुत सारे देशों में हो। जैसे रिलायंस एक एमएनसी है, टीसीएस या टाटा कंपनी एक एमएनसी है, इन्फोसिस एक एमएनसी है, कैपजेमिनी एक एमएनसी है, क्योंकि उसकी एक देश से ज्यादा देशों में ब्रांचेस है। बस भैया क्या होता है एमएनसी का फायदा, 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लेंगे, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एमएनसी। भैया इट गिव्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इंडस्ट्री डलेगी तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इंडस्ट्री डलेगी। चाइना ने तो यही तो दिमाग लगाया, चाइना ने एलपीजी लिया, बोले हम आपको इतना लिबरल हो जाते हैं। इंडिया आज भी उतना लिबरल नहीं जितना चाइना उस समय पर हो गया था, 30 साल पहले, 40 साल पहले चाइना उतना लिबरल हो गया। चाइना तो क्या बोला, आप आओ, अब टैक्स देना ही मत, बस आप इंडस्ट्री डाल लो अपने यहाँ। हम एक काम करते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे रहे हैं, हम लोग भी दे रहे हैं तुम्हें, चाइना को फायदा क्या। अरे भैया जो प्रोडक्ट चाइना से निकलेगा तो चाइना उस पर टैक्स लेगा कि नहीं लेगा, और वो कंपनी से थोड़ी ले रहा होगा, आपसे ले रहा है। तो चाइना की इकोनॉमी कंपनी से नहीं बढ़ी, दुनिया ने बढ़ाई चाइना की इकोनॉमी। और ये बात अब समझ में आई, तो चाइना बाइकआउट कर रहे हैं, तो कंपनियां बाइकआउट कर रही, दुनिया बाइकआउट करेगी, कंपनी बाइकआउट नहीं कर सकती है। अब वहां पे कोई कंपनी थोड़ी ना बोलेगी मैं प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगी तुम्हारे यहाँ, बनेगा वो तो, लेकिन वो चाइना में बनेगा तो लोग नहीं खरीदेंगे। बात करते अभी दिवाली में जितने भी झिलमिल आते हैं, जितने भी ये सब आते हैं, ये अभी जापान में बने तो इंडिया ले लेगा, चाइना में बना हुआ नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट का पैसा कहाँ जा रहा है,
चाइना के पास आ रहा है। समझे बात? ये मोबाइल शूट हो रहा है, इसका पैसा भी चाइना में गया। ओप्पो कंपनी का है ना, समझे बात? तो ग्लोब एमएनसी से क्या होता है बेटा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, सड़कें बनती है, बिल्डिंग्स बनती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट तो होगा ही होगा, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी होगा। समझे आपको? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले कई बार बता रखा है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसके बाहर लड़के लोग अगर जैसे नौकरी नहीं लगेगी तो बाहर चाट की दुकान खोल लेंगे, है ना? और मान लो कि लड़कियों की नौकरी लगेगी तो चूड़ी वूड़ी और ये सब साजने समझने का सामान, मतलब बता रहा हूँ तुम्हें, एक एम्प्लॉयमेंट तो हुआ ना, एक एम्प्लॉयमेंट हो गया। समझ गए बात को? तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के साथ में इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होता है। अरे टेक्नोलॉजी आती है, मॉडर्नाइजेशन आता है, एडवांसमेंट आता है, लोगों की लाइफ कंफर्ट में आती है। समझे आपको? हॉस्पिटल भी बनेगा, हेल्थ केयर सेंटर्स भी बनेंगे, इमरजेंसी सेंटर्स भी बनेंगे। समझे आपको? हर कंपनी अपने एम्प्लॉइज को कहीं ना कहीं सिक्योरिटी देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आजकल इतना अनएम्प्लॉयमेंट हो गया कि कंपनी वो भी पैसा खाने लग गई है। समझे बात? तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला, एमएनसी समझ में आ गया। अब ये काम तो प्राइवेट कंपनी का था, कुछ काम सरकार भी तो करेगी अपने लोगों के लिए, तभी तो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा, जिसको बोलते हैं SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। विशेष आर्थिक क्षेत्र में क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, एक जोन प्रोवाइड करती है, एक सेक्टर प्रोवाइड करती है, और वहां पे बोलती है लोगों को कि आप क्या करो, अपनी इंडस्ट्री डालो। ये होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, लोगों को रिलैक्सेशन देगी, लोगों को लोन देगी, लोगों को कम रेट पे लोन देगी, लोगों को जगह देगी, लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएगी। बस लोगों को करना क्या है, इंडस्ट्री डालना है। क्योंकि जब इंडस्ट्री डालोगे तो आपका प्रोडक्ट आज नहीं तो कल दुनिया में बिकेगा ही बिकेगा। अगर अच्छा है तो 100 इंडस्ट्री भी डली मान लो तो 2 इंडस्ट्री तो ऐसी होती है जो बिल्कुल चांद सितारे छू लेती है। तो ये होता है बेटा विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसका क्या फायदा भैया, एम्प्लॉयमेंट देता है, सरकार का बर्डन कम करता है, लोग आत्मनिर्भर होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो एमएनसी और स्पेशल इकोनॉमिक जोन समझ में आ गया। अब इसके बाद में एक चीज आती है जिसको बोलते हैं अपन WTO, क्योंकि WTO समझोगे तो फेयर ग्लोबलाइजेशन भी समझ में आ जाएगा। जैसे अभी हेल्थ कोरोना बहुत खतरनाक फैल गया था, तो कोरोना को मेंटेन कंट्रोल करने के लिए, कोरोना को कंट्रोल करने के लिए पूरी दुनिया एकदम सतर्क हो गई थी। तो दुनिया को हेल्थ पे ध्यान रखने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया को पैसे की जरूरत पड़ रही है तो वर्ल्ड बैंक है, दुनिया में कानून बनाना तो यूनाइटेड नेशन है। तो जैसे दुनिया में ट्रेडिंग को भी कंट्रोल करना है तो WTO है। जैसे बाजार के नियम होते हैं ना, देश के अंदर नियम, इतने % टैक्स इस पे, इतने % टैक्स पे, ऐसे दुनिया के भी तो नियम होंगे। तो दुनिया के नियम कौन बनाएगा, रूल्स रेगुलेशन कौन बनाएगा, टर्म्स कंडीशन कौन बनाएगा, रेट कौन डिसाइड करेगा, किन देशों से किस तरीके से ट्रेड करना है, ये कौन डिसाइड करेगा, WTO डिसाइड करेगा। तो WTO में प्रेजेंट कितने कंट्रीज है, 164, और ये बना था 1995 में। तो क्या भैया WTO तो 1995 में बना, तो इंडिया में अच्छा है ना ग्लोबलाइजेशन इस समय पर आया? नहीं भाई, इसके पहले WTO के पहले एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब हर्षबिया के लो या शेर के लो। तो WTO के पहले एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था गेट, जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड। समझ में आया आपको? अभी WTO को फुल फॉर्म में पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। इन में से कोई ना कोई एक चीज डायरेक्ट प्रिंटेड है, आपको भी मालूम है इस चैप्टर में, इसके अलावा और कुछ नहीं आना है। तो थोड़ा सा गणित रखना दिमाग में, सॉल्यूशन होना चाहिए। 10th क्लास में आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने का तरीका बताता हूँ मैं क्या होता है। आप कुछ नहीं करना, सबसे पहले अपना माइंडसेट जो है ना उसको सही रखना। कई बार मैंने देखा है बच्चों को क्या करते हैं कि पहले ही क्वेश्चन पता पड़ गया, 1 नंबर का है, पता पड़ गया टफ है, तो पूरे पेपर में कुछ जो पढ़ते जाएंगे तो उसको वो क्वेश्चन दिमाग में स्ट्राइक होते जा रहा
अरे पहला 1 नंबर का क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, 5 नंबर के भी 2 क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए ना तो भी टेंशन मत लेना, बस इतना ध्यान रखना कि आपको जो आता है वो सबसे पहले लिखना, क्योंकि जो आपको आता है वो सबसे पहले लिखोगे और अच्छे से नीट एंड क्लीन लिखोगे। राइटिंग खराब होना दिक्कत नहीं है, खराब तरीके से रिप्रेजेंट करना दिक्कत है। राइटिंग खराब होना दिक्कत नहीं है, खराब तरीके से साफ सफाई रखोगे ना तो खराब चीज भी अच्छी लगती है, समझे बात को। तो आपकी राइटिंग खराब होगी उसका लोड नहीं है, आपका रिप्रेजेंटेशन खराब होगा तो लोड है। काटा पीटी नहीं करना, वाइटनर का कोई यूज नहीं है, कोई ज्यादा डार्क घोट घोट के नहीं लिखना, अच्छे से लिखना है, सफाई से लिखना, दूर दूर लिखना और समझाना समझना लिखो। पहले जो क्वेश्चन आते हैं वो करना, उसके बाद में जो तुम्हें 5 नंबर वाले भी नहीं आए ना, फंस जाओ, पक्का फंसोगे, क्योंकि घुमा के पूछते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं भी आए ना तो भी उसमें इतना लिखना कि सामने वाला वो डाउट खा जाए कि उसने यार पहले में तो कम लिखा और आखिरी वाले में तो ज्यादा लिख रहा है। तो वो पहले से माइंडसेट क्या बना के आया कि बच्चे को आता है और वो जैसे आंसर देखो इतना बड़ा आंसर है तो वो क्या करेगा, चलो ठीक है हम एक बता दो क्या चेकिंग करने का क्या नेचर होता है, हम भी यही बताते हैं कि जो क्वेश्चन हम लोग शुरू से चेक करते रहते हैं हमें बच्चे ने अच्छा किया तो बाद में क्या होता है हम थोड़ा सा लाइट हो जाते हैं, हाँ ठीक है इसको आता है, इसका मतलब तो ये क्वेश्चन अच्छा ही लिखा हुआ है इसमें। तो अगर आपकी 2-4 लाइन स्किप भी कर देगा ना तो, और अगर नी स्किप की और ध्यान से भी पढ़ी ना तो भी उसको मालूम है कि बच्चे ने लिखा है और पहले भी अच्छा खासा लिख रखा है, समझे बात को। असली फाइट तुम्हारी 70 में से 80 मार्क्स का 70 का 80 मार्क्स का 80 मार्क्स में आपकी असली फाइट बताऊं कब है, 70 मार्क्स तक तो आप सब लाओगे। असली फाइट 70 के ऊपर की होती है, 70 के ऊपर की असली फाइट है। और जो तुम लोग जो पूरे साल पढ़ रहे हो ना तुम लोगों के लिए असली फाइट 76, 77, 78, 79 होती है, ये असली फाइट है। और इस फाइट के लिए पता है क्या होना चाहिए, इस फाइट के लिए ये होना चाहिए कि आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए। जो क्वेश्चन पहले आ रहे हैं बता चुका हूं उनको पहले करना, जो आते हैं उनको पहले करना, जो नहीं आते हैं उनको आखिरी में करना और ज्यादा लिखना है, ज्यादा जरूर लिखना। ये 3 नंबर और अगर वो उस टॉपिक का कुछ भी ना उससे रिलेटेड लिखो आपके, क्योंकि वो पहले चेक कर चुका है ना तो पीछे जाके काटेगा तो नहीं कि यार इसने गलत किया। अब इन WTO के बारे में पूछ रहा है, आपको नहीं मालूम कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ तो WTO का फुल फॉर्म मालूम है ना, 3 नंबर में आ गया WTO, आपको कुछ नहीं आता फुल फॉर्म आता है ना, ट्रेडिंग से रिलेटेड सारी चीजें लिख दो, वर्ल्ड से रिलेटेड सारी चीजें लिख दो, इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड सारी चीजें लिख दो, क्योंकि उसको मालूम है कि तुमने पहले बहुत अच्छा लिखा था, ये भी अच्छा ही लिखा होगा कहीं ना कहीं, समझे बात को। देगा तो उतने नंबर जितने तुम्हें मिलने चाहिए, लेकिन वो क्या हो जाएगा, थोड़ा लिबरल हो जाएगा। तो 3 की जगह आपको जो 1.5 नंबर मिल रहे होते हैं ना वो आपको 2 या 2.5 मिल जाएंगे, क्योंकि 3 में से 3 तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि आपको WTO तो पूरा आता नहीं था, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर सको उस क्वेश्चन में। आपका टारगेट ये होना चाहिए जो क्वेश्चन नहीं आता उसमें कि मैं ज्यादा से ज्यादा इसमें कैसे लाऊं नंबर, ये टारगेट होना चाहिए। और एक चीज बिल्कुल ध्यान रखना, आपको डिमोरलाइज नहीं होना क्वेश्चन पेपर देख के। क्वेश्चन पेपर लेंदी हो कोई दिक्कत नहीं, 3 घंटे बहुत बड़ा टाइम होता है। क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन टफ आ जाए तो लड़कियां घबरा जाती हैं, पसीना छूटने लगता है, परेशान होने लगती है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह रहा हूँ 2 क्वेश्चन की जगह 3 क्वेश्चन आपके टफ आ जाए, कोई लोड नहीं है। आपकी असली लड़ाई 70 के ऊपर मार्क्स के लिए ध्यान रखना, पास होने के लिए नहीं है, घबराना नहीं है। घबराया आपने तो दिक्कत होगी, ये होता है बोर्ड का पैटर्न। और जो क्वेश्चन जैसे लिखना है वैसे लिखो। MCQ हर पेज में एक MCQ लिखोगे, नीचे बड़े बड़े आंसर लिखोगे ना तो भी उसको चेक करना है, आना चाहिए बस आपको, ठीक है। ये बताने के लिए मैं ये इसलिए मैंने आपको बताया जिससे आपका माइंड क्लियर हो कि आप कुछ भी कैसे भी पैटर्न में लिखोगे आपको नंबर मिलने हैं भाई, समझ गए बात। तो ये अब क्या हुआ कि IT बताता हूँ 2 मिनट रुको। MNC समझ में आ गया, WTO समझ में आ गया, गेट जो है इसका पहला नाम था WTO के पहले, स्पेशल इकोनॉमिक जोन समझ में आ गया। अब ये WTO जो है ना ये क्या करता है, ये ध्यान रखता है, ये क्या करता है, ध्यान रखता है किस चीज का WTO ध्यान रखेगा, WTO ध्यान रखेगा कि दुनिया में ट्रेडिंग अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही है। अब दुनिया में ट्रेडिंग अच्छे से होने के लिए WTO एक नई डिफाइन देता है या एक नई डिफाइन निकल के आती है कि ग्लोबलाइजेशन पे फोकस नहीं करना है, फेयर ग्लोबलाइजेशन पे फोकस करना है, कि गरीब देशों को कम रुपए में प्रोडक्ट बेचने हैं और अमीर देशों पे जो प्रोडक्ट पे प्राइस है उतने पे बेचना है। जैसे डेवलपमेंट नहीं करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना था। ऐसा नहीं तो आगे बढ़ते जाओ नेचर को खराब कर दो, तो ऐसे ही ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग करते जाओ और
उन गरीब देशों को हालतें खराब कर दो, कर्जे में डूब जाए उनको प्रोडक्ट बेच बेच के, नहीं, उनको आपको कम पैसे में ट्रेड करना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब उनको जरूरत पड़े तो आपको उनको फ्री में भी प्रोडक्ट देने पड़ना है। ये WTO की एक बहुत बड़ी क्या होती है, और एक फेयर ग्लोबलाइजेशन की एक बहुत बड़ी क्या है, स्टेटमेंट है। समझ में आ गया यहाँ तक? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? दो चीजें होती हैं, इन्वेस्टमेंट और एक होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक होता है निवेश और एक होता है विदेशी निवेश। विदेशी निवेश, एक होता है इन्वेस्टमेंट और एक होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब आप अपने ही किसी पर्टिकुलर देश की इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करो या आप खुद ही कोई इंडस्ट्री ओपन करो तो ये इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे मेन चीज, इसको अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना। आप लोग रियल इन्वेस्टमेंट नहीं सीखे हो। लोगों का आजकल इन्वेस्टमेंट क्या है, लोग क्या सोचते हैं कि घर बनाना इन्वेस्टमेंट है। घर बनाना इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट होता है जितना आपके पास पैसा है उसका 90% आप किसी मार्केट इन्वेस्टमेंट में करो और 10% में आप घर बनाओ, गाड़ी और खर्च। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर 1 करोड़ है तो आपको सिर्फ 10 लाख रुपए ही घर और आपको उस 10 लाख रुपए में मतलब सरवाइव करना है और 90 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करना है, तो इकोनॉमी चलती है। ये होता है रियल इन्वेस्टमेंट। क्या ये वाला इन्वेस्टमेंट तो ये समझ लेना कि आपको इंडस्ट्री डालो या कोई इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करो, तो ये इन्वेस्टमेंट है। लेकिन विद इन दी कंट्री, आपकी कंट्री के पूरे एरिया के अंदर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये इन्वेस्टमेंट है। लेकिन आप इंडिया से जाकर, इंडिया के बराबर छोटा बनाए, इंडिया से बाहर जाकर अमेरिका में कोई इंडस्ट्री डालो। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने मान रिलायंस क्या है, इन्वेस्टमेंट भी करती है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी करती है। ऐसा ही होगा? ऐसी कोई कंपनी है क्या जो अपने देश में नहीं सिर्फ बाहर के देशों में है? मैं कोई ऐसी कंपनी खोल सकता हूँ हिंदुस्तान में नहीं खोलूंगा और दुनिया में खोलूंगा? नहीं। तो पहले कंपनी को तो इन्वेस्ट करना होगा और फिर क्या करना होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना होगा। और इससे क्या प्रमोशन होगा, ग्लोबलाइजेशन प्रमोट होगी। हो गया ना? तो ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन में ये भी लिखना है, पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना है, फर्दर देन आपको क्या करना है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना है। इट प्रमोट्स ग्लोबलाइजेशन। समझ गए गणित? तो ये क्या होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब ये भी 2 तरीके का होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी 2 तरीके का होता है, पता है कैसे? फॉर एग्जांपल, आपने इंडिया की रिलायंस कंपनी थी, इस रिलायंस कंपनी ने अपना हेडक्वार्टर यहाँ पर डाला या यहाँ पर एक प्रोडक्शन यूनिट डाल ली या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली, तो ये था डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कौन सा इन्वेस्टमेंट? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन आपकी ये इच्छा है, फॉर एग्जांपल आपकी इच्छा है कि मैं अमेरिका की एक कंपनी है एप्पल, उस कंपनी में इन्वेस्ट करूं, उस कंपनी में कुछ पार्टनरशिप डालूं, तो ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो आप बोलोगे इनडायरेक्ट, नहीं, उसको डायरेक्ट की जगह बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। मतलब आप उसके कुछ पर्टिकुलर पार्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, टाटा के कोई शेयर खरीदेगा अमेरिका का यहाँ पे, तो ये कौन सा इन्वेस्टमेंट है? FDI है कि FII है? FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अमेरिका के किसी आदमी ने यहाँ पे टाटा के कोई शेयर लिए तो उसके कुछ इंस्टीट्यूट में इन्वेस्ट किया ना, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। लेकिन कोई फॉरेन का आदमी टाटा को ही खरीद ले तो ये क्या है? डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन है। या कोई फॉरेन का आदमी अपनी कोई इंडस्ट्री आप पूरी डाले तो ये FDI। समझ गए? तो FDI में 2 चीज होती है, या तो आप सामने वाले की इंडस्ट्री खरीद लो दूसरे देश की, या अपनी इंडस्ट्री वहां जाके डाल दो, तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन आप इंस्टीट्यूशनल में क्या करोगे कि आपने सामने वाले के इंस्टीट्यूट की कुछ पर्टिकुलर शेयर्स को लिया। समझे बात को? 50% से कम शेयर होते हैं तो वैसे भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है। समझ में आ गया? तो ये 2 चीजें थी, इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बिना ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल नहीं है।